एक बार फिर रूही के तंग करने पर रोहित को गुस्सा आ गया और उसके दोस्त रूही की बात सुन जोर जोर से हंसने लगे। एक लड़का हंसते हुए बोला, रोहित, तेरी शादी इससे होगी, इस मोटी से। रोहित, हम लोगों को तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी इस रूही से शादी होगी, इस आलू जैसी लड़की से। रोहित, तुम अपनी मम्मी को जाकर बोलो कि वह तुम इस मोटी से शादी नहीं करना चाहते, वरना वो तुम्हारी शादी से कर देगी इससे। इसी तरह की बातें बोल वह सब रूही पर हंसे जा रहे थे, जिसे सुन रूही का चेहरा उतर गया। रोहित ने उसे तेज आवाज में कहा, रूही, जाओ यहाँ से। पर रूही अपने बचपने और अपनी जिद में अपना सरनामे हिलाकर बोली, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। तुम मेरे साथ चलो वरना मैं नहीं जाऊंगी। इस पर रोहित को और गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ रूही के हाथ से झटके से हटाया, जिस वजह से रूही के कदम लड़खड़ा गए और वह नीचे जमीन पर गिर गई और उसके हाथ से उसकी गुड़िया भी छूट गई। रोहित एक पल के लिए चौंकाएन और फिर रूही से बोला, मैं तुमसे कितनी बार बोलूं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। जाओ यहाँ से। और यह लोग सही बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूंगा। बोल रोहित वहां से चला गया और उसके दोस्त भी हंसते हुए उसके साथ चले गए। रूही आंखों में आंसू लिए रोहित को जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद वह भी उठी और रोते हुए वहां से चली गई, पर अपनी गुड़िया को उठाना वो भूल गई। रूही के जाने के कुछ देर बाद रोहित उस जगह वापस आया। उसने जमीन पर पड़ी गुड़िया उठाई और उस पर लगी धूल को साफ किया। रोहित का चेहरा भी इस वक्त पूरी तरह उतर गया था। अब तक अंधेरा हो गया था। वह गुड़िया को लिए अपने घर आ गया और अपने कमरे में अपने अलमारी में उसे रख दिया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए वो सोने चला गया। सोते वक्त बेड पर लेटे हुए उस ने खुद से कहा, मैं रूही को उसकी गुड़िया कल दे दूंगा और उससे सॉरी भी बोल दूंगा। आज मैंने उससे बहुत बुरी तरह बर्ताव किया और बहुत गंदी तरीके से बात भी की। बेचारी मेरी वजह से रो रही थी वो। मैं उससे सॉरी बोल दूंगा और उसे आइसक्रीम दूंगा, फिर वह खुश हो जाएगी। और अगर फिर भी वो नहीं मानी तो उसके साथ घर घर खेलूंगा। बोल वह मुस्कुराते हुए सो गया। अगली सुबह वह उठा और नाश्ता करने के बाद सीधे रूही के घर चला गया, पर जब उसके घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा था। वो वापस अपने घर आया और सुरेखा से पूछा तो सुरेखा ने उसे बताया कि रूही के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसके लिए वह लोग रात में ही चले गए। जिसे सुन रोहित का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। रूही से ना मिल पाने की वजह से रोहित हर रोज रूही के वापस आने का इंतजार करता था और सुरेखा से पूछता था कि वह कब आएगी, वह लोग कब आएंगे। पर 3 महीने बीत गए और रूही आई ही नहीं। रोहित उस गुड़िया को रूही समझकर उससे सॉरी बोल देता था। एक दिन भारती अपनी बेटे के साथ मुंबई अपने पापा से मिलने आए, पर उस के साथ रूही नहीं थी। रोहित ने सुना कि रूही अपने पापा के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए वह आई ही नहीं। और यह सुन रोहित को बहुत 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 बुरा लगा। रूही से सॉरी ना बोल पाने का मलाल आज तक उसके मन में ही रह गया और रूही कभी नहीं मिली। वक्त के साथ साथ बचपन की बहुत सी यादें धुंधली हो गई, पर रूही और वह दिन रोहित कभी नहीं भूल पाया। फ्लैशबैक एंड यह सब सोचते हुए रोहित की आंखों में हल्की नमी कब आ गई उसे खुद भी नहीं पता चला। वह उसी तरह गुड़िया के गाल को सहलाते हुए बोला, बचपन से लेकर आज तक तुम्हें सॉरी कहना रह गया है रूही।
पर अब तुम मिल गई हो ना तो तुम्हें जरूर सॉरी कहूंगा। तुम्हें जब कॉलेज के बाहर देखा था तभी लगा कि तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और जब भाभी ने बताया कि तुम रूही हो तब मन किया कि कार को यू टर्न लूं और तुम्हारे पास चला आऊं। फिर जब पार्टी में तुम मिली तब तुम्हें देखा तो देखा ही रह गया। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी, पता ही नहीं चला कि वह छोटी सी आलू जैसी लड़की ऐसी मॉडल टाइप कब बन गई। और पहन देखने में मैं इतना खो गया कि तुमसे बात ही करना भूल गया। छोटी सी आलू जैसी लड़की ऐसी मॉडल टाइप कब बन गई और तुम्हें देखने में मैं इतना खो गया कि तुमसे बात ही करना भूल गया। उसके बाद भी मुझे पार्टी में मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। पर शायद मुझे मौका बनाना पड़ेगा रूही, वरना कहीं तुम फिर चली गई तो। बोल रोहित ने उस गुड़िया को अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। पर उसे नहीं पता था कि उसके कमरे के बाहर खड़े दादाजी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसकी बातें सुन दादाजी कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चले गए। ऋषभ का कमरा। ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में लिए लेटा था। उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी, क्योंकि वह अनोखी के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर नींद में भी परेशानी नजर आ रही थी। तभी उसने देखा कि अनोखी नींद में बेचैन होने लगी। उसके माथे पर उनके पसीने की बूंदें आ गई और वह कुछ बड़बड़ाने लगी। उसे ऐसे देख ऋषभ ने अनोखी के गाल पर हाथ रख उसे सहलाते हुए बोला, कपकेक शांत हो जाओ। तभी अचानक से अनोखी मम्मा बोलती हुई नींद से उठकर बैठ गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसे इतना घबराया देख ऋषभ भी जल्दी से उठा और उसे सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, कपकेक इधर देखो। ऋषभ ने कहा तो अनोखी ने अपनी घबराई हुई नजरें उसके चेहरे की ओर की और उसे देखने लगी। ऋषभ ने उसके दूसरे गाल पर भी अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को थोड़ा पास लाकर बोला, क्यों डर रही हो तुम इतना? ऋषभ जी, अगर मम्मा को सच पता चला तो वो टूट जाएंगी पूरी तरह से। जब उनको पता चलेगा कि उनके पति ने ही उनकी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया तो वह खुद को संभाल नहीं पाएंगी। अनोखी ने भरे गले से कहा। ऋषभ उसके माथे से अपने माथे को जोड़कर बोला, तो तुम हो ना कपकेक, तुम हो अपनी मम्मा को संभालने के लिए। उस वक्त तुम्हारी मम्मा टूट जाएगी, यह बात मैं जानता हूं, पर सिर्फ तुम हो जो उन्हें संभाल सकती हो। उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। अगर तुम इस तरह घबराओगी तो उन्हें कौन संभालेगा? और अगर मैं नहीं संभाल पाई तो, अगर मैं मम्मा को नहीं संभाल पाऊंगी तो क्या होगा? अनोखी ने मन का डर कहते हुए कहा तो ऋषभ उसके होठों पर उंगली रख बोला, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हो तो उन्हें टूटने नहीं दोगी, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें मैं टूटने नहीं दूंगा। तुम उन्हें संभाल लेना और मैं तुम्हें संभाल लूंगा। हम दोनों मिलकर मम्मा को कुछ नहीं होने देंगे। प्रॉमिस। अपनी हथेली आगे कर अनोखी बोली तो ऋषभ उसकी हथेली पर अपना हाथ रख कर बोला, पक्का वाला प्रॉमिस। अब शांति से सो जाओ। अनोखी ने ऋषभ को कस के गले से लगा लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। ऋषभ ने भी उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे उसी तरह लिए बेड पर लेट गया। रिया का कमरा। रिया बेड के सिरहाने बैठी फोन में अपनी और ओमकार की तस्वीर देख रही थी। उन बीते महीनों के वो लम्हे जिसने उसे प्यार करना सिखा दिया था, और आज का
वह पल जिसमें उसने उस प्यार को टूटते हुए देखा सब उसके जहन में थे। रिया की आंखों में आंसू नहीं थे, वह खामोश थी। उसकी आंखों में थे तो सवाल, नाराजगी। वह अपने फोन में तस्वीरों को स्क्रॉल करती हुई एक तस्वीर पर जा रुकी। उस तस्वीर में ओमकार जमीन पर सोफे के सहारे बैठे सो रहा था। उसके हाथ में रिया का हाथ था और रिया सोफे पर लेटी थी। वो दोनों रिया के ऑफिस में थे। उस तस्वीर को देखते हुए रिया ने कहा, सोते हुए तुमने मेरा हाथ इतने कसकर पकड़ रखा था ओमकार, जैसे कि कभी इस हाथ को नहीं छोड़ोगे, हमेशा जिंदगी भर इन्हें इसी तरह थाम कर रखोगे। मैंने कोशिश भी की थी पर तुम्हारी पकड़ मेरी हाथों पर इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी छुड़ा नहीं पाई थी। उस वक्त तुम इतने मासूम, इतने प्यारे लग रहे थे सोते हुए कि मैंने तुम्हारी तस्वीर ले ली, पर शायद वह सब छोटा था, झूठ ही था। अगर पता होता कि तुम्हारे इरादे क्या थे तो उस प्यार की कसम जो मैं तुमसे करती हूँ, कभी इन हाथों को तुम्हारे हाथों तक आने भी नहीं देती। इस दिल को इतना मजबूत कर लेती कि वह तुम्हारे उन झूठे एहसासों को अपने अंदर समाने तो छोड़ो, खुद तक पहुंचने तक नहीं देती। पर अब तो बहुत देर हो गई। कहते हुए उसकी आंखों से एक बूंद लुढ़क कर फोन पर जा गिरा। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रिया ने आंसू पोंछे और फोन को साइड में रख बोली, अंदर आ जाइए। आलोक अंदर आया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और रिया के सामने जाकर बैठ गया। वह रिया को बहुत गौर से देख रहा था और रिया खामोशी से उसे देख रही थी। देखते ही देखते रिया की आंखें आंसू बहने लगे तो आलोक रिया को अपने गले से लगा लिया। रिया आलोक के सीने पर सर रख फफक कर रोते हुए बोली, पापा पापा, कम से कम आप मुझे ही बता देते, मुझे बता देते पापा कि ओमकार मुझसे झूठा प्यार करने वाला है। वह मेरा इस्तेमाल करने वाला है तो मैं उसे अपने आप तक आने ही नहीं देती ना पापा। पापा आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे नहीं बताया पापा? बस एक बार कह दिया होता, एक बार तो मैं इस झूठे रिश्ते से बच जाती, मेरा दिल इस तरह ना टूटता। रिया मेरी बात सुनो, कहते हुए आलोक ने रिया का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके आंसुओं को पोंछ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें अपने पापा की कही बातों पर भरोसा है? आलोक ने पूछा तो रिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो आलोक ने आगे कहा, तो अपने पापा की बात पर भरोसा करो बेटा। ओमकार लाख गलत सही पर वह झूठा नहीं है। कम से कम उसका प्यार तो झूठ नहीं है जो उसने तुमसे किया है। मैंने देखा है रिया, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वह परवाह देखी है जिसे तुम इस वक्त झूठ समझ रही हो। वह कोई झूठ नहीं था। वह एक बात बताइए पापा, आपको क्या लगता है यह इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे ओमकार को माफ कर देना चाहिए? आप जिस प्यार के बारे में बात कर रहे हैं उस प्यार को अपना लेना चाहिए। क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? रिया ने आलोक की बात बीच में काटते हुए पूछा तो आलोक दो पल के लिए खामोश हो गया। उसे खामोश देख रिया बोली, क्या हुआ पापा? कोई जवाब नहीं है मेरे सवालों का? बोलिए ना, बताइए मुझे, मैं क्या करूं? मुझे भरोसा है आप पर, भरोसा है मुझे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, पर मुझे यह बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, बोलो पापा। रिया ने आलोक से सवाल किया कि वह क्या करे, जिस पर आलोक कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने रिया से कहा, तुम्हें मुझसे नहीं पूछना है बेटा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने दिल की सुननी है।
वह जो कहता है वह करो, किसी के कहने पर नहीं। मैं यहाँ तुम्हें बस यह बताने आया था कि तुम्हारी पसंद गलत नहीं है। तुमने जो लड़का पसंद किया है वह गलत नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमसे छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं ना कि वह बुरे होते हैं। मुझे ही ले लो, 20 साल मैं तुम सब से दूर रहा, तुम सब ने मुझे गलत समझा, पर इन सब में कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही थी। अगर शुरुआत में ही मैंने अनंत सेठी के इरादों को, उसकी सच्चाई को जान लिया होता तो यह सब नहीं होता। पर उस वक्त मैंने भी वही किया जो मेरे दिल ने कहा था। मेरे दिल ने कहा था कि मुझे मेरे परिवार से दूर होकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैं तुम सबसे दूर हो गया। वरना चाहता तो मैं भी अनंत सेठी की सच्चाई सबको बता देता, पर उसके बाद क्या होता, तुम सबकी जान खतरे में आ जाती। इसलिए नहीं किया मैंने वैसा। वही चीज ओमकार के साथ हुई है। वह अपनी बहन को पाना चाहता था, उसे देखना चाहता था, जानना चाहता था कि कहाँ है वह, इसलिए उसे जो ठीक लगा उसने किया। पर अगर वह सही इंसान नहीं होता, गलत इंसान होता रिया, तो तुम भी जानती हो कि वह तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत कर सकता था। पर उसने नहीं किया, और मुझे इसका पूरा यकीन है कि उसने तुम्हें आज कुछ छुआ भी नहीं होगा। उसकी आंखों में मैं तुम्हारे लिए प्यार देखा था, कोई हवस नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें सब कुछ भूलकर उसके प्यार को अपना लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने प्यार किया है, पर उसे तुम्हारा भरोसा जीतना होगा, अपने प्यार को साबित करना होगा, और यह सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। इसका फैसला सिर्फ तुम लो। मैं सिर्फ यह बताने आया था और कुछ नहीं। ठंडे दिमाग से सोचो, दिल जो कह रहा उसे सुनो, बाकी याद रखना तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर फैसले में। यहाँ तक कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ओमकार को उसके किए की सजा दूं, तो मैं वह भी दूंगा। बोल आलोक ने धीरे से रिया के माथे को चुमा और वहां से चला गया, और रिया उसकी कई बातों को सोचने लगी। हार्दिक का कमरा। हार्दिक अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आसमान को देखते हुए शिविका के बारे में सोच रहा था। शिविका जब से आई थी उसने उससे बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, पूरे पार्टी में उसने एक नजर उठाकर हार्दिक को देखा तक नहीं, और यह बात हार्दिक को पूरी तरह से खल गई थी। उसके मन में बेचैनी होने लगी थी जो शांत ही नहीं हो रही थी, और ना ही उसे नींद आ रही थी। तभी उसे पायल की धीमी सी आवाज आई। उसकी नजरें नीचे गई तो देखा गार्डन में शिविका खुद को शॉल में लपेटे चलते हुए एक किताब पढ़ रही थी। हार्दिक ने जब शिविका को देखा तो उसकी नजरें उस पर थम सी गई। चांद की चांदनी में शिविका का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो हार्दिक के दिल की धड़कनों को तेज कर गया। हार्दिक ने कुछ सोचा और गार्डन में चला आया। वो चुपचाप धीमे कदमों से शिविका के पीछे आकर खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। शिविका किताब पढ़ने में इतनी खो गई थी कि उसे हार्दिक के आने की आहट ही नहीं सुनाई दी। शायद तुम खुद को अलर्ट रखना भूल गई हो शिविका, तभी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, लेकिन तुम्हें खबर तक नहीं, हार्दिक ने कहा। उसकी आवाज सुन शिविका की नजरें किताब से हटाकर उस पर चली गई। 2 पल उसे देखने के बाद शिविका ने मुस्कुराते हुए किताब बंद किया और हार्दिक से बोली, अरे हार्दिक, तुम
सॉरी, सच में मैं किताब पढ़ने में इतनी खो गई थी, पता ही नहीं चला तुम कब आए। पर इतनी रात को तुम यहाँ, मुझसे कुछ काम था क्या? कहते हुए शिविका ने आसमान को देखा जो पूरी तरह से काला हो रखा था, जहां रात घनी हो गई थी, पर चांद की वजह से वहां जगमगाहट अभी भी थी। नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था। तुम्हें गार्डन में देखा तो बस चला आया। कैसी हो तुम? हार्दिक में धीरे से पूछा तो शिविका उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख हार्दिक थोड़ा परेशान हो गया। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने जब आखिरी बार शिविका का चेहरा देखा था, उन दोनों की बातें, वह सब इस शिविका से बहुत अलग थी। उन दोनों के बीच एक खामोशी सी फैल गई। हार्दिक कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। वहीं शिविका उसे देखते हुए उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। पर जब उसने देखा कि हार्दिक खामोश है तो वह बोली, वैसे रात बहुत हो गई है, आई थिंक हमें चलना चाहिए। मैं बाकी की किताब कल पढ़ लूंगी। ओके, गुड नाइट। शिविका जाने लगी तो हार्दिक ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जाने से रोक लिया। उसके इस तरह से हाथ पकड़ने से शिविका ने मुड़कर उसे देखा। हार्दिक के इस रिएक्शन से वो चौंक गई। हार्दिक ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, शिविका, उस रात के लिए आई एम सॉरी। गुस्से में मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की थी। आई एम रियली, कोई बात नहीं हार्दिक, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था उस रात के लिए। शिविका ने हार्दिक की बात को बीच में काटते हुए कहा। इस बार चौंकने की बारी हार्दिक की थी शिविका की बात को सुनकर। शिविका ने आगे कहा, मैं शायद अपनी हद भूल गई थी। मैं यह भूल गई थी कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता और मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही थी, तुम्हें फोर्स कर रही थी। तो तुमने जो किया वह बिल्कुल गलत नहीं था। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता, और सच कहूं तो शायद करना भी चाहिए, क्योंकि तुमने जो किया उसके बाद ही मुझे समझ आ गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं जो कर रही थी वह गलत कर रही हूं। तुमने मुझे प्यार से ना कहा, गुस्से से ना कहा, चिढ़कर ना कहा, पर मैं किसी भी तरह नहीं मानी। मुझे नहीं पता तुम्हारा तरीका सही था या गलत, पर उसने मुझे यह जरूर बता दिया कि मैं अब तक गलत करती आ रही थी। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करूं, तुमसे जबरदस्ती हाँ कहलाऊं, और तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझे ना बोलो। बस तुमने वही किया, और ट्रस्ट मी, मैं अब सच में तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। इतने महीनों में मैं कोशिश ही कर रही थी, और जब मेरी कोशिश पूरी हुई तो मैं यहाँ वापस आ गई। सो डोंट वरी अबाउट मी, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। अब तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कोई गिल्ट अपने मन में मत रखना। तुम मेरे लिए अब सिर्फ वो हार्दिक हो जो मेरे भाई शिवाय का दोस्त है, मेरा दोस्त है और हमारे टीम का मेंबर। हम दोस्त बन सकते हैं पहले की तरह, जब मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था, अगर तुम चाहो तो। ओके, गुड नाइट, बोल शिविका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। हार्दिक हैरान परेशान उसे जाते हुए देख रहा था। सच कह तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिविका उससे कुछ इस तरह की बात कहेगी। उसके कहे गए शब्द हार्दिक के कानों में गूंजने लगे, पर अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ।
तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिविका का कहाँ गया ये वाक्य बार बार हार्दिक का दिमाग में चल रहा था, उसके कानों में गूंज रहा था। शिविका उससे मूव ऑन कर गई है, अब वो उसे कभी तंग नहीं करेंगी। यह बात जानने के बाद हार्दिक को खुश होना चाहिए, पर उसके चेहरे का तो रंग उड़ गया था। उसे नहीं समझा रहा था कि वो क्या करे या क्या कहे। वह तेज कदमों से अपनी कमरे की ओर चला गया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और सीधा वॉशरूम में चला गया। हार्दिक शावर के नीचे खड़ा खुद को भिगाने लगा। ठंडे पानी से खुद के दिमाग को शांत करने लगा, पर रह रहकर शिविका की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने जोर से दीवार पर हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोला, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, यही सही है, यही सही है हार्दिक, यही तो चाहता था तू कि वो तुझसे दूर रहेगी। तो अब तुझसे दूर चली तो गई है, मान ली है उसने हर बात, पर फिर तू खुश क्यों नहीं है? और क्या चाहिए तुझे? तेरे दिल में इतना खालीपन क्यों लग रहा है तुझे? हार्दिक को अपने गालों पर गर्माहट महसूस हुई। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। पानी के साथ उसके आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वह चाहता क्या था उसे खुद भी नहीं पता। वो पूरी तरह खुद में ही उलझ चुका था। पहले तो कम से कम उसे पता था कि उसे शिविका को खुद से दूर रखना है। तो वो तो हो गया, चली गई वो दूर, तो अब वो आगे क्या करे? विक्रम का कमरा। विक्रम बेड पर बैठा अपना फोन देखा था। उसके फोन में पुलिस स्टेशन की न्यूज़ चल रही थी। रिपोर्टर के सवाल सुन और मिताली का चेहरा देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन में मिताली को देखते हुए कहा, यह तो शुरुआत है मिताली, अभी तो बहुत कुछ होना है तेरे साथ। आदत डाल ले इसकी, वरना वक्त से पहले ही जान से हाथ धो बैठेगी। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। आवाज सुन विक्रम ने अपना फोन बंद कर साइड में रखा और जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने प्रीति अपने हाथ में एक हल्दी दूध का गिलास लिए खड़ी थी। प्रीति को विक्रम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह थोड़ा साइड हुआ तो प्रीति कमरे के अंदर आई और दूध का गिलास टेबल पर रख जाने लगे तो विक्रम उसके सामने खड़ा हो गया। प्रीति ने एक नज़र उसे देखा और दूध की ओर इशारा करती हुई बोली, दूध पी लेना, आज आप भी बहुत परेशान हो गए थे, ठीक से खाया भी नहीं, इसलिए दूध ले आई हूं, इसे पी लो तो नींद अच्छी आएगी। अपनी बात बोल प्रीति साइड से जाने लगी तो विक्रम फिर उसके सामने आ गया। प्रीति ने फिर उसे एक नज़र उसे दिखा और दूसरी ओर से जाने लगी तो विक्रम फिर से उसके सामने आ गया। उसे बार बार ऐसा करते देख प्रीति उसे देख बोली, क्या है, जाने क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? क्योंकि तुम नुकसान कर रही हो, विक्रम ने हाथ बंधे कहा। तो प्रीति थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वह बोली, नुकसान पर किस चीज का और कब किया मैंने? अरे अभी जस्ट 2 सेकंड पहले, वह भी दूध का नुकसान कर रही हो तुम, विक्रम ने दूध की ओर इशारा करते हुए कहा। विक्रम का चेहरा बहुत सीरियस था। प्रीति को लगा कि शायद दूध में कुछ पड़ गया है जिससे वह खराब हो गया होगा। उसने जल्दी से दूध का गिलास उठाया और ढक्कन हटाकर देखा तो नहीं, दूध तो बिल्कुल ठीक था। तभी पीछे से विक्रम ने उसे अपनी बाहों में थामा और उसके कंधे पर सर रख उसके कान में धीरे से बोला, मुझे अच्छी नींद क्या
सुकून की नींद मिलेगी अगर तुम प्यार से मेरी तरफ देखकर मुझे अपनी बाहों में लेकर एक छोटा सा आई लव यू बोल दोगे तो, और आई लव यू के साथ एक छोटी सी किस भी मिल जाए तो और अच्छा होगा। वैसे गालों पर भी चल जाएगी, मैं उसी से काम चला लूंगा। तो बोलो, क्या तुम चाहती हो कि मुझे अच्छी सी नींद आए और मैं सुकून से सो जाऊं? विक्रम के ऐसा कहने पर एक पल के लिए प्रीति की सांस थम सी गई। वह धीरे से विक्रम की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी। विक्रम ने उससे कहा, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर गया शायद। डोंटी वरी में दूध पी लूंगा, बोल विक्रम ने उसके गाल को हल्के से पिच किया और धीरे से मुस्कुरा दिया। पर प्रीति ने कुछ नहीं कहा, वो तो खामोशी से उसे देख रही थी। अगले ही पल प्रीति अपने पंजों के बाल खड़ी हुई और विक्रम के गाल पर एक किस कर दिया। प्रीति का ये करना विक्रम को हैरान कर गया। इस की आंखें बड़ी हो गई और धड़कने एकाएक ही तेज हो गई। वह हैरानी से प्रीति को देखने लगा और अगले ही पल प्रीति ने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दिया। अब तो मानो विक्रम की जान उसके हलक तक आ गई थी। उसका गला सूख गया था। वह कुछ बोलना चाहता था पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वहीं प्रीति उसकी आंखों में देख रही थी। आज विक्रम को प्रीति की आंखों में एक अलग एहसास नजर आ रहे थे जो शायद वह जान गया था। उसने प्रीति की कमर को पकड़ उसे अपने करीब किया और एक हाथ उसके गाल पर रख धीरे से बोला, किस तो कर दिया, अब वह भी बोल दो। पल रुकने के बाद प्रीति ने उसके हाथ पर गाल पर हाथ रखा और बोली, आई लव यू। उसके मुंह से आई लव यू सुन विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस के सर से अपना सर जोड़ एक गहरी सांस लेकर बोला, एक बार फिर से बोलो, आई लव यू विक्रम, आई लव यू। बहुत प्यार करने लगी हूँ तुमसे। मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा था तुम्हारी अच्छाई देखकर और तुम्हारे प्यार ने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। You make me fall in love with you and he started to fall for you. I love you. I really love you. बस प्रीति बस। अब इससे ज्यादा कुछ मत बोलना वरना शायद मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर निकल आ जाएगा। विक्रम ने प्रीति के होठों पर उंगली रख कहा और उसके माथे को प्यार से चुम लिया। विक्रम ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, तुम नहीं जानती प्रीति, तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनने के लिए मैं कितना तरसा हूं। जानती हूं हर रात जब फोन पर तुम्हें तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं मिलता था तो तुम्हें दर्द होता था, पर मैं चाहती थी कि मैं अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोलूं, फोन पर नहीं। इसलिए खुद को रोक लेती थी। प्रीति ने उसके हाथ को थाम कर कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ रोक लिया खुद को तुमने, वरना अगर तुम फोन पर कह देती तो शायद मैं फोन में घुसकर तुम्हारे फोन से निकलकर तुम्हें गले लगा लेता। विक्रम की एक बार फिर ऐसी सिली सी बात सुन प्रीति खिलखिलाकर हंस दी और विक्रम मुस्कुराते हुए उसके हंसते हुए चेहरे को देखने लगा। प्रीति का ये खिलखिलाता हुआ चेहरा उसके जीवन का इकलौता सुकून था, जिसके लिए वह जिंदगी भर ऐसी बेवकूफों वाली बात करने के लिए तैयार था। प्रीति ने हंसते हुए कहा, विक्रम तुम भी ना सच में पूरी तरह से पागल हो। सच में भगवान ने ना तुम्हें बनाने के बाद वह संचा ही तोड़ दिया होगा, इसलिए दुनिया में दूसरा विक्रम
कहीं नहीं मिलेगा। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई? विक्रम ने प्रीति को घूरते हुए पूछा तो प्रीति अपनी हंसी पर कंट्रोल कर बोली, अरे बाबा, मैं तो तारीफ वाली बुराई कर रही हूँ। अच्छा, बहुत हंसी और मस्ती सूझ रही है ना तुम्हें? रुको, अभी बताता हूँ। बोल विक्रम प्रीति को गुदगुदी करने लगा और प्रीति जोर जोर से हंसते हुए बोली, विक्रम विक्रम, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज रुक जाओ। उसके कहने पर विक्रम रुक गया और उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा रहा। वहीं प्रीति अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए तेज तेज सांस लेने लगी। विक्रम की नजरें उसके होठों पर गई तो उसके दिल में एक खलबली से बचने लगी। उसने प्रीति के चेहरे को थाम अपने पास करते हुए कहा, वैसे तुमने गाल पर किस कर ही दिया है, पर एक जगह और है जहां तुम्हारा किस करना बाकी रह गया है और बेचारा नाराज है वो तो की नाराजगी दूर कर दो। विक्रम के ऐसे पास आने पर प्रीति हड़बड़ा गई। उसने विक्रम के सीने पर हाथ रख उसे थोड़ा दूर करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर, उस जगह को नाराज ही रहने दो। मैं शादी के बाद उसे मना लूंगी, पर तब तक वह जगह खाली ही रहेगी। वहां उसे कोई किस नहीं मिलने वाला, और अगर शादी के पहले किया ना तो बोल। प्रीति ने उसे उंगली दिखाई तो विक्रम उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाकर उसे अपने पास लाते हुए बोला, अगर किया तो क्या करोगी तुम? तो मैं कुछ नहीं करूंगी, बस रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी से काम चला लो शादी तक। बोल। प्रीति ने जल्दी से एक बार फिर विक्रम के गाल पर किस कर दिया तो विक्रम मुस्करा उठा और प्रीति के माथे को चुमकर उसे अपने करीब कर बोला, ठीक है मेरी होने वाली बीवी, मेरे होने वाले बच्चों की माँ, तुम्हारे होने वाले बच्चों का पापा तुम्हारा इंतजार कर लेगा। विक्रम, प्रीति ने आंखें बड़ी कर तेज आवाज में कहा और फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा शर्म से छुपा लिया तो विक्रम ने हंसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। आलोक का कमरा, शोभा बेड पर बैठी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तभी आलोक वॉशरूम से बाहर आया। उसने जब शोभा को इतनी गहरी सोच में डूबा देखा तो उसके बगल में बैठे हुए उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे शोभा अपनी सोच से बाहर आई। उसने आलोक को देखा। आलोक में उससे पूछा, क्या हुआ? उस बारे में ही सोच रही थी। आज तुमने देखा अर्चना की आंखों में अनोखी को देख एक तड़प, एक खुशी दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। एक माँ होने के नाते समझ सकती हूँ मैं। भले उसे याद नहीं, उसे किसी ने बताया नहीं, पर माँ के दिल में तो अपनी बच्ची को पहचान ही लिया होगा। हाँ शोभा, तुम सही कह रही हो। अब मैं भी बस यही चाहता हूँ कि अनोखी के मम्मा को अनोखी की सारी सच्चाई पता चल जाए और उस बच्ची को उसकी माँ का प्यार मिल जाए। वो अपनी मम्मा को माँ कहकर बुलाए, ना कि आंटी। बोल। आलोक चुप हुआ और फिर कुछ याद आते ही उसने शोभा से सवाल किया, पर एक बात बताओ शोभा, तुम अर्चना को कैसे जानती हो? तुम दोनों कब मिले? आलोक के सवाल करने पर शोभा उसे दिन को याद करते हुए उसे बताने लगी। फ्लैशबैक देहरादून 20 साल पहले अर्चना सड़क पर अपने ही ख्यालों में चले जा रही थी। उसे इतना भी ध्यान नहीं कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसके पास ही आ रही थी, पर वक्त रहते किसी ने खींचकर उसे किनारे कर लिया और उस गाड़ी से टकराने से बचा लिया। इससे अर्चना अपनी होश में आई। उसने चेहरा उठाकर देखा तो सामने एक औरत सिंपल से साड़ी पहने खड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। उस औरत ने कहा, अरे आपका ध्यान कहाँ है? अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है। और कहते कहते वो चुप हो गई।
क्योंकि उसकी नज़र अर्चना के हाथ पर गई जिसे उसने अपने पेट पर रखा लिया था। उस औरत ने पूछा, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो अर्चना ने हाँ में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर घबराहट थी और आंखों में हल्की नमी। वो इस बात से डर गई थी कि अगर एक्सीडेंट हो जाता तो बच्चे का क्या होता है। उसे इतना घबराया देख शोभा उसे लिए पास ही के एक गार्डन में आई और उसे बेंच पर बिठाकर अपने पास से पानी का बोतल निकाल उसे दिया। अर्चना ने एक नज़र से देखा और जल्दी से पानी पी लिया। वह औरत उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख बोली, अब ठीक लग रहा है? तो अर्चना ने फिर से धीरे से अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, हाँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर आप नहीं होती तो शायद कोई बात नहीं, और जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचकर मत घबराओ। मेरा नाम शोभा है और आपका? शोभा ने कहा तो अर्चना मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम अर्चना है। 2 पल चुप रहने के बाद शोभा ने आगे कहा, वैसे यह आपकी पर्सनल बात है, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस तरह बेसुध सी सड़क पर क्यों चल रही थी, जबकि आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट है? उसके सवाल करने पर अर्चना खामोश हो गई। शोभा ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं अनजान हूँ, लेकिन कभी-कभी बातें अनजानों से ही कर लेनी चाहिए। क्या पता जिन सवालों का जवाब आप जानना चाहती है, उन सवालों के जवाब आपको एक अनजाने से मिल जाए। और अनजाने से बात करने के फायदे ये होते हैं कि आपके मन का गुब्बार भी निकल जाता है और वह अनजान इंसान सुनकर बस चला जाता है। अर्चना ने शोभा की बात सुनी और उसके इस तरह से सांत्वना देने पर अर्चना की आंखों में एक बार फिर नमी आ गई। उसने सर झुकाकर अपने पेट को देखा और उस पर हाथ रखकर बोली, मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर मुझे जब मिली तो मैं बहुत खुश हुई थी, पर मेरे पति नहीं है। बोल अर्चना शांत हो गई तो शोभा ने कहा, क्यों, क्या उन्हें यह बच्चा नहीं चाहिए? क्या वो कहते कहते वो चुप हो गई। अर्चना ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर बात यह है कि मेरे 2 और बेटे हैं और वो दोनों सर्जरी से हुए हैं। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तीसरा बच्चा हो जाएगा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मेरे पति नहीं चाहती कि मैं तिसका बच्चा करूं, पर भगवान की मर्जी तो कुछ और ही होती है ना। भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया, लेकिन मेरे पति चाहते हैं कि मैं इसे अबॉर्ट करवा दूं। कहते हुए अर्चना रो पड़ी। अर्चना की बात सुन शोभा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कसकर अर्चना का हाथ थाम लिया। अर्चना ने रोते हुए आगे कहा, मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे को कुछ हो। मैं इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी एक प्यारी सी बेटी है और मेरा दिल कहता है मेरे अंदर एक बेटी पल रही है, तो मैं अपनी बेटी को कैसे खत्म कर दूं? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अर्चना की बात सुन शोभा ने एक गहरी सांस ली। बात बहुत सीरियस थी। कौन गलत था कौन नहीं वह नहीं जानती थी। बात सुनने के बाद तो दोनों ही सही लग रहे थे। एक पति जो अपनी बीवी को कुछ नहीं होने देना चाहता था और एक माँ जो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे देना चाहती थी। कुछ सोचने के बाद शोभा ने अर्चना के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उससे बोली, देखो अर्चना, मैं जानती हूँ यह वक्त बहुत बहुत मुश्किल है। एक तरफ पति है और एक तरफ तुम्हारा बच्चा।
फैसला लेना बहुत मुश्किल है, पर फैसला तुम्हें ही लेना होगा। एक माँ के लिए अपने अंदर पल रहे बच्चे को अबॉर्ट करवाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति सही कह रहे हैं, तो उनकी बात मान लो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो इस बच्चे को इस दुनिया में आने दो। शोभा ने इतना ही कहा था कि उसे घंटियों की आवाज आने लगी। शोभा ने आसपास देखा तो थोड़ी दूर पर ही एक माँ दुर्गा का मंदिर था। शोभा अर्चना का हाथ पकड़ उसे खड़ा करती हुई बोली, कहते हैं जब रास्ता ना दिखे तो ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। चलो मंदिर चलते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है भगवान तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएंगे। वह दोनों मंदिर आए। दोनों ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखा और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शोभा ने माता रानी की मूर्ति को देखते हुए अपने मन में कहा, माता रानी, मैं इस औरत को नहीं जानते हूँ, पर यह बहुत बड़ी उलझन में है। प्लीज इसे रास्ता दिखा दीजिए। इसके मन की उलझन को दूर कर दीजिए। अर्चना ने अपने मन में माता रानी की मूर्ति को देखते हुए कहा, यह किस दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपने माँ, मुझे अगर किस्मत में इस बच्चे का दुनिया में आया लिखा ही नहीं था तो आपने ऐसे मेरे अंदर दिया ही क्यों? अब मैं क्या करूं? आप ही मुझे बताओ। माँ, मैं सच में इस बच्चे को कुछ नहीं होने देना चाहती। आप मुझे बताओ कि मुझे इस बच्चे को रखना चाहिए। आप तो शक्ति का रूप है, मुझे भी हिम्मत दे दीजिए। अर्चना ने इतना कहा ही था कि तभी माता रानी की मूर्ति की हाथ एक फूल गिर गया और लुढ़क कर अर्चना के पास आ गया। अर्चना ने हैरानी से माता रानी की मूर्ति को देखा और फिर जल्दी से उस फूल को उठा लिया। अर्चना मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू माँ, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। शोभा भी मुस्कुराते हुए अर्चना को देख रही थी। अर्चना ने शोभा से भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होती तो न जाने मैं ये फैसला कैसे ले पाती। आपने सच में मेरी मन की उलझन को दूर कर दिया। मैंने नहीं, माता रानी की ने किया है। इसलिए अब माता रानी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना, वो सब ठीक कर देंगी। शोभा ने कहा तो अर्चना ने खुशी से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। फ्लैशबैक एंड शोभा वो सारी बातें बताते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने आलोक को देख उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, किसे पता था कि जिस बच्ची के जन्म लेने न लेने पर हम इतने परेशान हो रहे थे, वो बच्ची फ्यूचर में मेरे पास मेरी बेटी बनकर आ जाएगी। आलोक ने भी शोभा को देख मुस्कुरा दिया, पर कुछ बोला नहीं, बस अपने मन में कुछ सोचता रहा। अगली सुबह कॉलेज अनोखी क्लासरूम में आई तो देखा रूही पहले से ही वहां बैठी थी। वो उनके बगल में बैठती हुई बोली, हाय रूही। हाय अनोखी, आ गई तुम? आज लेट कैसे हो गया तुम्हें? रूही ने अनोखी से पूछा। वह उठने में आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आने में भी लेट हो गया, बुक्स निकालते हुए अनोखी ने उसे जवाब दिया। तो रूही ने बस सर हिला दिया और अनोखी के चेहरे को गौर से देखने लगी। अनोखी का चेहरा मुरझाया था और उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो रखी थी। शायद वो रात भर रोई है। रूही ने अनोखी से पूछा, अनोखी तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अनोखी ने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाकर कहा। तो रूही बोली, मुझसे झूठ बोल रही हो। साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर कि कल रात तुम कितना रोई हो। ज्यादा दिनों
से तो नहीं जानती, पर जितना जाना है मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर हो और वो लड़की तुम्हारी मेहनत पर ऐसे नाम और पैसे कमा रही थी। पर तुमने बिल्कुल सही किया उसे तमाचा लगाकर। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना कि अगर तुमने उसे मारा नहीं होता ना तो मैं ही उसे पार्टी में ही पीट देती थी। लेकिन अनोखी, क्या तुम उन लोगों को पहले से जानते थी? क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? देखो, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए पूछा। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो मत बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है, तुम दोस्त हो मेरी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर यह जगह सही नहीं है। और वह बात ऐसी है कि अगर मैंने शुरू कर दिया तो खत्म होने में शाम हो जाएंगी। इसलिए फिर कभी। अनोखी ने हल्की स्माइल के साथ कहा। कोई बात नहीं, रूही बोली, और फिर कुछ सोचकर उसने जल्दी से कहा, चलो लेक्चर बंक करते हैं। क्या? पर क्यों? अनोखी ने आंखें बड़ी कर पूछा तो रूही उठते हुए बोली, अरे बाबा, लेक्चर बंद करने के लिए कोई रीजन होता है क्या? जब मन करे तब बंक कर लो। और पढ़ाई का क्या? अनोखी ने फिर पूछा तो रूही अपना सर पर हाथ मार कर बोली, हाँ, सारे सवाल यही कर लो। अरे तुम्हारे सवाल करने के चक्कर में टीचर आ जाएंगी। चलो जल्दी से बोल। रूही जल्दी से अनोखी का हाथ पकड़ा और उसे क्लासरूम से बाहर ले आई। वह दोनों कॉरिडोर से होते हुए गेट की ओर जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने अभिनव आ गया। उसे देख दोनों अपनी जगह जम से गए और उनकी आंखें बड़ी हो गई। अभिनव ने पहले तो अपनी घड़ी में टाइम देखा और फिर दोनों को आंखें छोटी कर घूरते हुए अपनी कठोर आवाज में बोला, लेक्चर का टाइम हो रहा है और आप दोनों कहाँ जा रही है? वह भाई, रूही ने इतना कहा था कि अभिनव ने उसे घूरा तो रूही अपने शब्दों को सही करते हुए बोली, मेरा मतलब सर, वो इसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। देखो ना, आंखें भी लाल हो गई है दर्द की वजह से, इसलिए मैं इसे मेडिकल रूम में ले जा रही हूँ। रूही की बात सुन अभिनव अनोखी को देखने लगा और अनोखी आंखें बड़ी कर रूही को देखने लगी। मेरे मेरे सर में दर्द हो रहा है। पर कब हुआ दर्द और मुझे दर्द का एहसास क्यों नहीं हो रहा? अनोखी ने अपने मन में कहा। वही रूही आंखों से उसे हमें हाँ कहने के लिए कह रही थी तो अनोखी ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैंने ही रूही से कहा था कि मुझे ले चले। बोल। अनोखी सर पर हाथ रख सर दर्द होने का नाटक करने लगी। अभिनव ने 2 पल अनोखी को देखने के बाद कहा, ठीक है, आराम होते ही क्लासरूम ने आ जाना। अगला लेक्चर मेरा है तुम लोगों की क्लास में। यस सर, दोनों ने एक साथ कहा तो अभिनव वहां से चला गया। उसके जाते ही दोनों ने एक राहत की न सांस ली, पर अनोखी ने रूही के कंधे पर हल्के से मार कर कहा, झूठ बोला तुमने। मेरे सर में कहाँ दर्द हो रहा है? अरे बहाना नहीं बनाते तो भाई मेरा कचुम्बर बना देते। तुम क्या चाहती हो कि मेरा कचुम्बर बन जाए? अच्छा लगता तुम्हें नहीं। कहते हुए अनोखी ने ना में सर हिला दिया और फिर बोली, पर अब क्या करें? वह तो कह कर गए हैं, अब अगर हम नहीं गए तो अगला लेक्चर उनका है, अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? अनोखी के सवाल के जवाब में रूही उसका हाथ पकड़ आराम से चलते हुए बोली, तब की टेंशन की चिंता मैं अब क्यों करूं? एक लेक्चर तो फ्री मिला है तो उसी खुशी में मजे करते हैं। उसकी बात सुन अनोखी भी मुस्कुरा दी और उसके साथ चलते हुए बोली, वैसे अभिनव सर इतने सीरियस क्यों रहते हैं?
वैसे भाई सीरियस से मतलब तुम्हारा खड़ूस है, रूही ने कहा तो अनोखी ने पहले तो सर ना में हिलाया और फिर हाँ में हिला दिया तो रूही हंस पड़ी। अनोखी ने फिर कहा, बताओ ना क्या सर पहले से ही ऐसे हैं? इस बार रूही उदास होकर बोली, नहीं भाई पहले से ऐसे नहीं थे। भाई पहले बहुत अच्छे थे, खुशमिजाज थे। उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, पर वो लड़की उन्हें मिल नहीं पाई। उनका प्यार अधूरा रह गया इसलिए वह ऐसे बन गए हैं। मैं तो बस भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि उनके जीवन में कोई अच्छी सी लड़की आ जाए जो उनके प्यार की कमी पूरी कर दे। रूही को उदास देख अनोखी ने उसका मूड ठीक करने के लिए बोली, अच्छा हम लोगों ने लेक्चर बंक कर ही दिया है तो चलो कुछ अच्छा सा खाकर आते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चलो कैंटीन, रूही ने कहा तो अनोखी बोली, नहीं नहीं कैंटीन नहीं, एक काम करते हैं बाहर पानी पूरी खाने चलते हैं। मेरा बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। अनोखी की आंखों में चमक थी बोलते वक्त। रूही उसे चिढ़ाते हुए बोली, ऋषभ शेरगिल की बीवी सड़क के ठेले से पानी पूरी खाएगी, अरे लोग देखेंगे। तो क्या रूही अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि अनोखी ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे कहने से रोक दिया और उसे घूरते हुए धीरे से बोली, अरे क्या कर रही हो तुम? ऋषभ जी का नाम ऐसे जोर से बोल रही हो, कोई सुन लेगा तो। और हाँ मैं खाऊंगी सड़क के ठेले से पानी पूरी। तुम्हें खाना है तो आओ नहीं तो मैं जा रही हूँ। अनोखी जाने लगी और रूही हंसते हुए उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद अगले लेक्चरर की बेल बज गई। अभिनव जब क्लास में आया तो उसने पूरे क्लास में अपनी नजरें घुमाई। उसे अनोखी और रूही कहीं नजर नहीं आए। यह देख उसकी आंखें छोटी हो गई और चेहरे पर हल्का गुस्सा उतर आया। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया और बुक्स को टेबल पर रख ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखने लगा। वही क्लास की सारी लड़कियां अपने चेहरे को हाथों पर टिकाए एक टक उसे देख रही थी। अभिनव जब क्लास में आया तो उसने पूरे क्लास में अपनी नजरें घुमाई। उसे अनोखी और रूही कहीं नजर नहीं आए। यह देख उसकी आंखें छोटी हो गई और चेहरे पर हल्का गुस्सा उतर आया। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया और बुक्स को टेबल पर रख ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखने लगा। वही क्लास की सारी लड़कियां अपने चेहरे को हाथों पर टिकाए एक टक उसे देख रही थी। अक्सर ऐसा ही होता था, जो लड़कियां कोई लेक्चर अटेंड नहीं करती थी वह अभिनव के लेक्चर में जरूर क्लासरूम में आकर बैठी थी। क्लासरूम उसके लेक्चर में अक्सर फुल ही रहता था। उसके पढ़ाने के तरीके और उसके लुक्स की वजह से अब अभिनव दिखने में था ही इतना हैंडसम। तभी अभिनव का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से फोन निकालते हुए स्टूडेंट से कहा, सॉरी, और फोन साइलेंट पर करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र कॉलर आईडी पर गई, जिसे देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत फोन पिक किया और सामने वाले की बात सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे पर चिंता उभर आई। उसने तेज आवाज में कहा, क्या पर? कैसे? मैं अभी आ रहा हूँ, बोल उसने जल्दी से फोन कट किया और बिना कुछ कहे तेजी से क्लासरूम के बाहर चला गया और सारे स्टूडेंट हैरानी से जाते हुए देखते रहे। वो इतनी जल्दी गया कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अभिनव भागते हुए उसी जगह आया जहां कुछ देर पहले रूही और अनोखी खड़े होकर पानी पूरी खा रहे थे। वहां पर दो आदमी फॉर्मल कपड़ों में खड़े थे।
वह कोई और नहीं बल्कि अनोखी के लिए अरेंज किए हुए ऋषभ के हिडन गार्ड थे। उन दोनों के चेहरे पर डर और परेशानी थी। अभिनव को आता देख एक गार्ड कुछ बोलते ही वाला था कि तभी अभिनव ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर मार दिया और दूसरे गार्ड को गुस्से से घूरने लगा तो उसने अपना चेहरा झुका लिया। अभिनव चिल्लाते हुए बोला, कैसे हुआ यह सब? तभी जिसका गार्ड को थप्पड़ पड़ा था उसने डरते हुए कहा, सर वो बस इतना ही बोल रहा था जिससे अभिनव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दूसरे गार्ड जब उसका गुस्सा बढ़ते देखा तो वह जल्दी से उसके सामने आकर बोला, सर अनोखी मैम और रूही मैम यही पानी पूरी खा रही थी और हम थोड़ी दूर पर उन पर नजर रख रहे थे पर तभी एक वैन तेजी से उनके पास आई और अनोखी मैम और रूही मैम को खींचकर बैठा लिया। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वैन वहां चली गई। हमारे दो गार्ड उनका पीछा कर रहे हैं। अभिनव ने उस गार्ड का कॉलर पकड़ गुस्से से कहा, ऐसा काम करने की ट्रेनिंग मिली है तुम्हें? अब जल्द से जल्द उसको फोन करो और पता करो कि अनोखी मैम और रूही कहाँ है, और अगर नहीं पता कर पाए ना तो खुद को गोली मार लेना, नहीं तो ऋषभसर ऐसी मौत देंगे कि रूह तक शरीर छोड़ने के लिए दर्द से तड़पेगी। तभी वहां पर भारती आई और जल्दी से अभिनव का हाथ पकड़कर बोली, अभिनव अनोखी और रूही कहाँ है? माँ आप चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे दोनों को, अभिनव ने कहा। भारती परेशान होते हुए बोली, ऋषभ ने मेरे तुम्हारे और रूही के भरोसे ही अनोखी का इस कॉलेज में एडमिशन करवाया था ताकि हम तीनों उसका ध्यान रख सके। भारती की बात सुन अभिनव की परेशानी और बढ़ गई। सच यही था, जिन दो लोगों को ऋषभ ने कॉलेज के अंदर रहकर अनोखी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था वह दो और कोई नहीं बल्कि रूही और अभिनव ही थे। वैसे तो अभिनव बिजनेसमैन था पर साथ ही साथ वो सीक्रेटली ऋषभ के लिए काम भी करता था और ऋषभ के कहने पर वह टीचर बनकर कॉलेज में आया और रूही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, ऋषभ के कहने पर उसने भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि वह अनोखी के बेस्ट फ्रेंड बनकर हर वक्त उसके साथ रह सके। अभिनव और रूही ऋषभ के लिए काम करते हैं, यह बात ऋषभ, भारती और प्रवीण के अलावा बाकी किसी टीम मेंबर को पता नहीं था। भारती की बात सुन अभिनव के चेहरे की परेशानी और बढ़ गई। तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ियां कर रुकी। उन सारी गाड़ियों को देख अभिनव ने कसकर अपनी आंखें बंद की। उसे पता था लूसीफर आ गया है और वही हुआ। सबसे पहले वाली गाड़ी से ऋषभ और विक्रम, दूसरी गाड़ी से शिवाय और हार्दिक बाहर आए, तीसरी गाड़ी से रोहित और प्रवीण बाहर निकले और बाकी सभी गाड़ियों में ऋषभ के बॉडीगार्ड थे। ऋषभ का चेहरा इस वक्त गुस्से से काला पड़ गया था। वह इतना खतरनाक दिख रहा था कि अभिनव के माथे पर भी पसीने आ गए। ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो अभिनव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सर हमारे लोग उनके पीछे ही है। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और ना ही एक्सक्यूज। मुझे बस मेरी बीवी और तुम्हारी बहन सही सलामत चाहिए। ऋषभ ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा तो अभिनव ने अपना सर हाँ में हिला दिया। शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री थी जो शायद कई सालों से बंद पड़ी थी। उस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग दाखिल हुए और उन लोगों के साथ अनोखी और रूही भी थे। रूही और अनोखी की आंखों और मुंह पर पट्टी बंधी थी और दोनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे। उन लोगों ने फैक्ट्री
के अंदर आकर रूही और अनोखी को जमीन पर फेंका। जमीन पर पटकने की वजह से दोनों के मुंह से चीख निकली, पर मुंह बंदे होने की वजह से कि उनकी चीख मुंह के अंदर ही रह गई। एक आदमी ने उन दोनों की आंखों से पट्टी हटाई। पट्टी के हटने के बाद एक पल के लिए उन दोनों ने एक बार आंखें बंद की और फिर दोबारा खोल चारों ओर देखा। फैक्ट्री के अंदर सारा कबाड़ का सामान रखा था और उनके आसपास 3-4 लोग खड़े थे। रूही उन सबको देख कुछ बोलने की कोशिश करने लगी तो एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे खोल दो इसका मुंह, बेचारी कुछ बोलना चाहती है। तो एक आदमी ने रूही के मुंह से पट्टी हटाई। पट्टी हटते ही रूही ने चिल्लाते हुए कहा, हम दोनों को यहाँ इस तरह से क्यों लाए हो और कौन हो तुम लोग? तभी उनमें से एक आदमी जो मोटा और काला सा था और शायद उन सबका लीडर था, उसने हंसते हुए कहा, तुम 2 देवियों की आरती उतारती है? कल रात को भगवान आए थे ना सपने में? बोला सड़क पर 2 देवी पानी पूरी खाती हुई मिल जाएगी, उन लोगों को उठाकर इस मंदिर में विराजमान कर देना और उनकी आरती उतारना, इसलिए लेकर आए हैं। उस लीडर को देख रूही ने पहले तो गंदा सा मुंह बनाया और फिर बोली, अबे गेंडे, अगर आरती ही उतारती थी तो सड़क पर उतार लेता, प्रसाद के तौर पर तेरे मुंह में पानी पूरी ठोस देती थी। अब अपनी बकवास बंद कर और सच सच बता, कौन है तू और क्यों लेकर आया हम दोनों को यहाँ? रूही के इस तरह बोलने पर उस लीडर को गुस्सा तो आया, पर फिर भी वह हंसते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम दोनों को डरना है। तुम दोनों को इतना डरना है, तुम दोनों के मन में इतना डर भरना है कि तुम दोनों अपनी जबान किसी के आगे खोलो ना। वह क्या है ना, पैसे मिले हैं तुम दोनों को यहाँ लाने के लिए। तभी उन सबको अनोखी के दबी सी आवाज सुनाई दी। सबने अनोखी की ओर देखा तो वह भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तो उनके लीडर ने उसी आदमी से कहा, खोल दे बे इसकी भी पट्टी, आखिर ज्यादा पैसे इसी के तो मिले हैं। जरा में भी तो देखें, ऐसा क्या ही बोलती है यह जिसके लिए इतने पैसे मिले हैं। लीडर के कहने पर उस आदमी ने अनोखी की भी पट्टी हटा दी। पट्टी हटते ही अनोखी ने पहले तो 3-4 गहरी सांस ली और फिर उस आदमी को देख बोली, अरे काले भालू, अगर डरना ही था तो सड़क पर ही अपना चेहरा दिखा देते। तुम्हारी शक्ल तो इतनी डरावनी है कि उजाले में भी देखकर लोग डर जाएंगे। हम दोनों भी डर जाते, यहाँ तक लाने की क्या जरूरत थी? उसके मुंह से उस लीडर के लिए काले भालू सुन रूही शोर शोर से हंसने लगी। वहीं उस लीडर को बहुत गुस्सा आ गया। वह दोनों लड़कियां उसके मुंह पर उसके आदमियों के सामने उसकी इंसल्ट किया जा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, बहुत ज्यादा जुबान चलती है तुम दोनों की। लगता है खाली डराने से काम नहीं होगा, दर्द देना होगा, तड़प देनी होंगी। बहुत मुंह चलता है ना तुम दोनों का। ऐसा हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी तुम दोनों। तभी उस आदमी का फोन बजा। उसने फोन निकाल कर देखा और अपने आदमियों को कुछ इशारा कर फैक्ट्री के बाहर चला गया और उसके साथ उसके 3 आदमी भी चले गए। बस एक वही रूही और अनोखी के पास रहा। उन सब के जाने के बाद रूही खसक खसक कर अनोखी के पास आ गई तो उस आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, सीधी तरह से चुपचाप बैठी रे वरना क्या हाल होगा सोच भी नहीं सकती। और मुझे सोचना भी नहीं है कि किसका क्या हाल होगा। और वैसे भी अब तुम लोग हमें यहाँ तक ले आए हो, हमारे हाथ बंधे हैं, तो अपनी दोस्त के पास भी नहीं बैठ सकती क्या मैं?
अरे तुम लोग मार दोगे तो कम से कम 2 बात कर लूं। मैं उससे, रूही ने घूरते हुए या यूं कहें कि उसे बातें सुनते हुए कहा तो उस आदमी की बोलती बंद हो गई और वह साइड में जाकर अपना काम करने लगा। अनोखी ने रूही से धीरे से कहा, रूही अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डर क्यों रही हो, पागल हो? 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे पति को तुम्हारे बारे में पता करने के लिए, इसलिए एंजॉय करो। रूही ने बड़े ही आराम से कहा। एंजॉय करूं, वो भी ये सिचुएशन? इसमें एंजॉय करने जैसा क्या है? अनोखी मुंह बनाते हुए बोली। अरे एंजॉय करने जैसा क्या नहीं है? देखो लाइफ में हर चीज पहली बार होती है और उसे हम एंजॉय करते, एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या होगा कैसे होगा। तो हम लोग किडनैप भी पहली बार हुए हैं तो इसे भी एंजॉय कर लेते हैं। रूही आंखों में चमक लिए बोली। फिर उसने उस आदमी को आवाज दिया। सुनो, पर वह आदमी नहीं सुना तो इस बार रूही ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए उसे पुकारा। ओ काले पीले चलते फिरते टैक्सी। इस बार उस आदमी ने उसकी ओर देखा और गुस्से से बोला, क्या कहा तूने मुझे? अरे नहीं, वो तुम सुन नहीं रहे थे ना, इसलिए सोचा तुम्हारी शर्ट की कलर का नाम लेकर तुम्हें बुलाऊं तो तुम सुन लोगे, और देखो सुन लिया तुमने। रूही ने जल्दी जल्दी कहा तो उस आदमी ने अपनी शर्ट को देखा तो सच में उसने काला और पीला कलर का शर्ट पहन रखा था। मरने का बहुत शौक है क्या तुझे? जब से आई है तब से बोली जा रही है। उस आदमी ने रूही की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा तो रूही थोड़ा पीछे होकर बोली, अरे मेरी गलती नहीं है। मुझे जब तीखा लगता है ना तो मैं जल्दी जल्दी बातें करने लगती हूँ।